हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। फ्रेंड्स, पुलिस अगर किसी भी पर्सन को किसी भी एक्ट के अंडर अरेस्ट करती है तो क्या ये उस पर्सन का राइट होना चाहिए कि उसे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट रिटर्न में कम्युनिकेट किए जाएं। आज के सेशन में हम इसी क्वेश्चन के आंसर को देखने की कोशिश करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट का सब्जेक्ट मैटर है। इसी के साथ हम देखेंगे आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, व्हाई दिस एक्ट इज सो स्ट्रिंजेंट एंड व्हाई गेटिंग बेल इन दिस एक्ट इज टफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के अंडर अरेस्ट होने वाले लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या कहा, तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द पर्सन ऑन योर स्क्रीन इज परबीर पुरकायस्त। ये न्यूज क्लिक नाम की एक न्यूज एजेंसी के फाउंडर और एडिटर हैं। 2023 अक्टूबर में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया और कारण क्या था? ही इज पेडलिंग प्रो चाइनी प्रोपोगेंडा थ्रू न्यूज क्लिक। ये चाइनीज फंड इनके पास आ रहा है और ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस बात को लेके पुलिस ने इंडिया के अंदर लगभग 300 जगह छापे मारे, इनके ऑफिस के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे उनको सीज किया और इनको अरेस्ट कर लिया और इनके ऊपर कई सेक्शंस लगाए गए यूएपीए और इंडियन पीनल कोड से। यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 13 अनलॉफुल एक्टिविटी, सेक्शन 16 टेररिस्ट एक्ट, सेक्शन 17 है रेजिंग फंड फॉर टेररिस्ट एक्ट, कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंस बाय कंपनीज एंड ट्रस्ट और आईपीसी के प्रोमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये सारे चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये बात है अक्टूबर 2023 की। अभी रिसेंटली मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिलीज कर दिया और ये कहा कि इनका जो अरेस्ट था वो इलीगल था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द रिलीज ऑफ पुरकायस्त। अब इस पूरी स्टोरी के बीच में क्या ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस अरेस्ट को इलीगल बताया, तो इसे देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसी से आगे चल के हम देखेंगे यूएपीए के प्रोविजंस के बारे में। फिर हमें समझ में आएगा कि ये अरेस्ट इलीगल क्यों कहा गया। So first of all, let us see Article 22 of the Constitution. Article 22 of the Constitution is related to the rights of person who are arrested or detained. जिन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है, कस्टडी में रख लेती है, उनके क्या राइट्स हैं। तो जैसे ही कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसके पास क्या राइट्स हैं, बट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑर्डिनरी लॉ की बात हो रही है। राइट टू इन्फॉर्म एज सून एज पॉसिबल, अरेस्ट करने के बाद जितना जल्दी हो सके उन्हें बताएं कि किस ग्राउंड पे उनको अरेस्ट किया गया है, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। Second is right to consult and to be represented by a lawyer of his own choice. अपनी मर्जी के वकील से अपना केस फॉलो करवाएं, रिप्रेजेंट करवाएं और किसी लॉयर से कंसल्ट कर सकें, ये उसका दूसरा राइट है। तीसरा राइट है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, उनके सामने उसको पेश किया जाए। और 24 घंटे से अगर ज़्यादा ये कस्टडी रखना चाहती है पुलिस तो ये केवल और केवल मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही होगा। ये राइट्स किसके पास हैं? जो ऑर्डिनरी लॉ में अरेस्ट होते हैं उनके पास। बट दीज राइट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू टू कैटेगरीज ऑफ पर्सन। फर्स्ट इज एनिमी एलियन। कौन होते हैं एनिमी एलियन? जो ऐसे देश से हों जिनके साथ इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का कोई पर्सन अगर अरेस्ट होता है यहाँ पे इंडिया में, तो उसके पास ये राइट नहीं है कि 24 आवर में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो ये पहली कैटेगरी हुई। दूसरी है पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अगर यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में कोई है, उसमें अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके पास भी ये राइट्स नहीं अवेलेबल हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब टू प्रिवेंट सम क्राइम, कि ऐसा जब पुलिस को, एग्जीक्यूटिव को लगता है कि कोई पर्सन कोई क्राइम करने वाला है या कर सकता है तो उसे डिटेन कर लो, तो इसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका ऑपोजिट होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। उसका मतलब ये होता है कि क्राइम हो चुका, उसके बाद उसे डिटेन किया गया है, फिर ट्रायल स्टार्ट होती है और फिर कोर्ट के सामने उसे ले जाके फिर वर्डिक्ट आता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इज बिफोर क्राइम, मतलब क्राइम होने से पहले प्रिवेंट करने के लिए अगर किसी को डिटेन किया जाए विदाउट ट्रायल तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट माना जाएगा। तो ऐसे पर्सन के पास भी ये राइट्स नहीं है। तो ये हुई दूसरी कैटेगरी। बट हमारे यहाँ आर्टिकल 22 के अंदर ही जो लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर अरेस्ट होते हैं उनके लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं।
क्या है वो फंडामेंटल राइट्स? इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज कंसेंट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड फॉर डिटेंशन ऑफ मोर देन 3 months। 3 महीने से ज़्यादा अगर किसी को डिटेन करके रखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर, तो उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। और इस एडवाइजरी बोर्ड में कौन होंगे? हाई कोर्ट के जजेस, इनकम्बेंट, रिटायर्ड या एनीबडी हु इज एलिजिबल टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। सेकेंड फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इज टू कम्युनिकेट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एज सून एज मे बी। जितना जल्दी हो सके इनको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना होगा। ये आर्टिकल 22 में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है ऐसे लोगों का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखें कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, ये फंडामेंटल राइट है उस पर्सन का। तीसरा राइट है अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट ऑर्डर। जो डिटेंशन का ऑर्डर आया है उसके अगेंस्ट में टू मेक रिप्रेजेंटेशन एट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, टू गिव अवर अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू सच पर्सन इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। नाउ आर्टिकल 22, कई बार ऐसे कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसका होता है कि आर्टिकल 22 में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों है? आर्टिकल 22 एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा क्यों है कि ट्रायल के बिना ही किसी को अरेस्ट कर लिया गया? ये तो टायरनी हुई एग्जीक्यूटिव की। बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे फंडामेंटल राइट में इसलिए है क्योंकि ये राइट्स इन लोगों को देने हैं। तो ये राइट्स मेंशन करने के लिए आर्टिकल 22 में ये इंसर्ट किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज यूके यूएस में केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज लिए जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन इज अननोन टू यूके एंड यूएस। तो ये हुए इनके फंडामेंटल राइट्स। अब पार्लियामेंट ने 1950 के बाद में बहुत सारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज बनाए, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है 1950 का पीडीए, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। उसके बाद कोफेपोसा, मीसा, यूएपीए 1967, पोटा, टाडा और वेरियस स्टेट्स के गुंडा एक्ट। तो ये सारे एक्ट्स क्या हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं, जिनमें अगर अरेस्ट होता है कोई तो उसके पास, जो हमने शुरू में बात की, वो आर्टिकल 22 के प्रोविजन के राइट्स उस पर्सन के पास नहीं है, बट ये 3 राइट उसके पास हैं। अब बात कर लेते हैं एक एक्ट की जिसका नाम है यूएपीए, जो कि एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। उसके अंदर ये जो परबीर पुरकायस्त हैं इनको अरेस्ट किया गया, तो उस लॉ के बारे में जानना जरूरी है हमारे लिए। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। आपको ध्यान है 1962 में इंडो चाइना वॉर हुई। तो इंडो चाइना वॉर के बाद में देश के अलग अलग जगह में सेसेशनिस्ट एक्टिविटी देखने को मिली, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए, ऐसी एसोसिएशंस को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएपीए एक्ट इनेक्ट किया गया। बट बाद में इसे कई साल तक बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं लिया गया, बिकॉज इसके अंदर टेररिज्म से रिलेटेड कोई मामला नहीं था, कोई प्रोविज़न ऐसा नहीं था। और अलग अलग और भी एक्ट इनेक्ट किए गए, जैसे मीसा, एनएसए, मीसा रिपील हो चुका, एनएसए भी है, टाडा, पोटा। इन दोनों को रिपील करके, टाडा और पोटा विच आर रिलेटेड टू टेररिस्ट एक्टिविटीज़, इन दोनों को रिपील करके इसके प्रोविज़न यूएपीए में ही इंसर्ट कर दिए गए। कब? आफ्टर 9/11 अटैक इन यूएसए। जब यूएसए के अंदर 9/11 अटैक हुआ, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सभी कंट्रीज से बोला कि आप अपने यहाँ एंटी टेरर लॉज बनाएं। तो इसके लिए 2004 में इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, क्योंकि ये एक्ट तो है 1967 का। 2004 के अंदर इसे अमेंडमेंट किया गया, और इस अमेंडमेंट में टाडा और पोटा के बहुत सारे प्रोविजन इसके अंदर इंसर्ट किए गए। एनहेंसिंग मेजर्स अगेंस्ट टेररिज्म। उसके बाद 26/11 का मुंबई अटैक, इसे फिर अमेंड किया गया, यूएपीए अमेंडमेंट एक्ट अंडर यूपीए गवर्नमेंट। इसमें क्या गया? स्ट्रिंजेंट बना दिया गया इसको, बहुत ज़्यादा टफर बेल प्रोविज़न, कि इसमें जो अरेस्ट हो गया उसको बेल मिलना बहुत मुश्किल है। लॉन्गर प्री चार्ज डिटेंशन, अब इसे समझना ज़रूरी है। हमारे यहाँ सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी में मेंशन है कि कोई भी पर्सन अगर ऐसे ऑफेंस में अरेस्ट होता है जिसकी सज़ा 10 साल से ज़्यादा है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है या डेथ, तो ऐसे ऑफेंसेस के अंदर 90 डेज का टाइम मिलता है पुलिस को चार्जशीट फाइल करने का। 10 साल से नीचे के जो क्राइम्स हैं, जिनका ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें 10 साल की सज़ा मिल सकती है, उसके नीचे के जो क्राइम्स हैं उसमें 60 दिन का समय मिलता है किसको? पुलिस को, कि वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करे। अगर इस टाइम पीरियड में वो चार्जशीट फाइल नहीं करती है
तो ये उस एक्यूज्ड पर्सन का राइट हो जाता है कि उसे डिफॉल्ट स्टेट्यूटरी बेल मिलेगी। बट यूएपीए के अंदर ये टाइम है 180 डेज, कि 6 महीने के लिए किसी को भी डिटेन करके रखा जा सकता है। उस दौरान ये पुलिस को ये पूरा टाइम मिलता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, और 180 दिन तक भी अगर वो चार्जशीट फाइल ना करे तो उस पर्सन को डिटेन करना लॉफुल होगा। इसके अलावा इसमें ये भी प्रोविज़न है कि कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि जो भी एलिगेशन कोर्ट को बताए गए हैं प्राइमा फेसाई वो सारे सही हैं। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन एक्यूज्ड। इस वजह से अगर 180 दिन बाद ट्रायल शुरू भी हो जाता है, चार्जशीट फाइल भी हो गई, उसके बाद भी किसी तरह की बेल, चाहे वो आप करें रेगुलर बेल हुई या इंटरिम बेल हुई, तो इस तरह की कोई बेल मिलना बहुत मुश्किल है इस एक्ट के अंदर। तो इसे और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया गया टाइम के साथ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई। 2019 के अंदर इसमें एक और अमेंडमेंट हुआ जिसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, काफ़ी न्यूज़ में था। इंडिविजुअल्स कैन बी डेजिग्नेटेड एज टेररिस्ट। इसे आप ऐसे देखो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मतलब सरकार, जो गवर्नमेंट है, ये कोर्ट के प्रोसीजर को बाईपास करके विदाउट ट्रायल किसी को डेजिग्नेट कर सकती है एज एन टेररिस्ट। मतलब नोटिफाई करके गवर्नमेंट कह सकती है कि पर्टिकुलर पर्सन टेररिस्ट है। पहले ही केवल किसी ऑर्गेनाइजेशन को किया जा सकता था, अब ऑर्गेनाइजेशन को करने का मतलब ये हुआ वो ऑर्गेनाइजेशन तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, बट उसके डायरेक्टर्स वो दूसरी जगह जाके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते थे। अब इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। एंड ग्रांटेड मोर पावर्स टू एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, किसी भी स्टेट में जाके विदाउट द परमिशन ऑफ स्टेट कैन अरेस्ट एनीबडी अंडर यूएपीए। इस तरह के प्रोविजन यूएपीए के अंदर है। नाउ टू सम अप, अगर इसे हम एक बार में देखें कि यूएपीए के अंदर क्या क्या मेन बातें हैं, तो डिटेंशन अप टू 180 डेज, आप याद रखेंगे यूएपीए के 4 प्रोविजन। स्ट्रिंजेंट प्रोविजन ऑफ बेल, बेल मिलना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल जो ऑर्डनरी लॉज हैं जो सीआरपीसी के अंदर है उसमें बेल मिल सकती है, बट इसके अंदर तो बहुत ही मुश्किल है। नोटिफाइंग इंडिविजुअल एज टेररिस्ट, किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित कर सकती है सरकार। एक इसके अंदर अच्छा प्रोविजन है, वो ये है कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। मैंने बोला था आप इसे याद रखेंगे, आर्टिकल 22 हम देख रहे थे, अभी मैं फिर बोल रहा हूँ आप इसे फिर से याद रखेंगे कि आर्टिकल 22 में भी ये प्रोविजन है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, और यूएपीए के अंदर भी ये प्रोविजन है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करना होगा उस पर्सन को जिसे अरेस्ट किया गया है। ये हुई आर्टिकल 22 और यूएपीए की बात। अब आते हैं हमारे केस के ऊपर जिसमें परबीर पुरकायस्थ को अरेस्ट किया गया। परबीर पुरकायस्थ को जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद कोर्ट के सामने ये कंटेंशन रखा गया कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वर नॉट कम्युनिकेटेड टू द एक्यूज्ड, कि जो अरेस्ट किस बात पे किया गया, क्यों अरेस्ट किया गया, ये कम्युनिकेट नहीं किया गया, जबकि ये तो यूएपीए एक्ट के अंदर मेंशन है कि करना पड़ेगा। और ये तो आर्टिकल 22 में भी है कि चाहे वो ऑर्डिनरी लॉ में अरेस्ट हो या प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्ट हो, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट तो बताना ही होगा। बट यहाँ इनके केस में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया गया। तो अब हम देख लेते हैं दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट कि इनके लॉयर ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला, और फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके लॉयर ने क्या बोला। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल रिप्रेजेंटिंग मिस्टर पुरकायस्थ रेज्ड सेवरल वॉयलेशंस। पहला वॉयलेशन आर्टिकल 22(1) का, जिसमें उन्होंने बताया FIR नॉट मेड पब्लिक नोर ए कॉपी प्रोवाइडेड टू मिस्टर पुरकायस्थ अंटिल आफ्टर हिज अरेस्ट एंड रिमांड। पहले इनको अरेस्ट कर लिया गया, फिर रिमांड मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया और 7 दिन की रिमांड भी ले ली, तब तक भी इनके लॉयर को ये नहीं पता था कि इन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है। मिस्टर पुरकायस्थ अपियर्ड बिफोर द रिमांड जज विदाउट हिज डेजिग्नेटेड लॉयर बीइंग इन्फॉर्म्ड। मिस्टर पुरकायस्थ लॉयर्स वर इन्फॉर्म्ड अबाउट द रिमांड प्रोसीडिंग थ्रू ए व्हाट्सएप मैसेज। जब रिमांड स्टार्ट हो गया, ग्रांट हो गया, उसके बाद उनको व्हाट्सएप मैसेज करके बताया कि आपके जो क्लाइंट हैं इनको 7 दिन की रिमांड पे ले गई है पुलिस। मिस्टर सिब्बल ने कहा कि दिस इज वॉयलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इन पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2023 का ये केस है, मतलब अभी से 1 साल पहले का ये केस है, पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जिसका वायलेशन हुआ है। which emphasizes furnishing a copy of written ground of arrest to the arrested person without exception to uphold the constitutional safeguards. Simply put, मिस्टर सिब्बल ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा था कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट हैं ये रिटर्न में देने होंगे एक्यूज्ड को और उसके लॉयर को। अब यहाँ तो बताया ही नहीं गया, तो इसका मतलब 22 का वायलेशन हुआ है,
पहली बात ये, और आपके ही एक जजमेंट का भी वॉयलेशन हुआ है। क्या था ये जजमेंट? October 3, 2023, Supreme Court held in Pankaj Bansal judgment that to give true meaning and purpose to the constitutional and the statutory mandate of PMLA, Prevention of Money Laundering Act, of informing the arrested person of ground of arrest, it would be necessary henceforth that a copy of such written grounds of arrest is furnished to arrested person as a matter of course without exception। मतलब थोड़े ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें ईडी ने अरेस्ट किया था इन पर्सन को, पंकज बंसल को, ईडी ने इन्हें इंफॉर्मेशन तो दे दी बट राइटिंग में नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PMLA में जो भी अरेस्ट होगा उसको उसके ग्राउंड ऑफ अरेस्ट रिटन फॉर्म में देने होंगे, राइटिंग में लिख के बताना पड़ेगा कि ये लो जी कागज, इसमें जो लिखा हुआ है इस बेसिस पे आपको अरेस्ट किया गया। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब आप सोचो किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया और उसे बस ओरली कम्युनिकेट कर दिया कि आपको ये सेक्शन में अरेस्ट किया जा रहा है, तो वो पर्सन कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, कैसे अपना केस बनाएगा, कैसे लॉयर को समझाएगा? क्योंकि ये पूरे सेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स चार्जेस लगा के किस तरह से ये वो प्लस माइनस करके उस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, और अगर ये बात पूरी लॉयर को ना पता हो तो वो कैसे डिफेंड करेगा? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसे रिटन रिकॉर्ड दिया जाए ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि PMLA में अगर किसी को भी अरेस्ट करोगे, ईडी से कहा, तो ईडी उसे रिटन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देगी। उसके बाद से ये तो लॉ बन गया, लॉ ऑफ द लैंड हो गया कि PMLA में ऐसा होगा। अब देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोला गया। ऑन द अदर हैंड, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV Raju, अपीयरिंग फॉर दिल्ली पुलिस, पॉइंटेड आउट दैट द जजमेंट ऑफ पंकज बंसल अप्लाइड ओनली टू मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल PMLA के लिए बोला था कि रिटन रिकॉर्ड देना पड़ेगा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, एंड नॉट दोज अंडर UAPA। आप समझ पा रहे हैं बात को कि 2023 के अंदर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कोई अरेस्ट होगा तो उसे रिटन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, बट दिस डू नॉट अप्लाई टू UAPA। द लॉ ऑफिसर आर्ग्यूड दैट UAPA रिक्वायर the police to only inform the accused of reason of arrest without needing to provide them writing to him। इन्होंने कहा कि UAPA जो एक्ट है उसको पढ़ो आप जाके। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में, ये जो 4 हमने प्रोविजन देखे, इसमें था कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। तो UAPA में प्रोविजन है कि कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बट यहाँ क्लियरली कहीं नहीं लिखा हुआ कि रिटन फॉर्म में बताना पड़ेगा। और रिटन फॉर्म में बताना और केवल इन्फॉर्म करने में बहुत अंतर होता है, हमने देखा भी। तो इन्होंने कहा कि विदाउट नीडिंग टू प्रोवाइड देम इन राइटिंग, तो राइटिंग में देना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये दोनों बातें आपने सुन ली, पुरकायस्त के लॉयर की भी सुन ली, आपने दिल्ली पुलिस की भी बात सुन ली। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन परवीर पुरकायस्त केस एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मिंग द अरेस्टेड पर्सन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, होल्डिंग इट एज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 22 में जो बात है ना कि लीगल जो प्रैक्टिशनर है या लॉयर से आप मदद ले सकते हैं, तो इसका मतलब इनहेरेंट यही है कि वो पूरी बात उनको बताएं, लिखित में बताएं, पूरा डिटेल में समझाएं कि मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है, तभी जाके लॉयर तो कोई केस बनाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द कोर्ट इंटरप्रेटेड द फ्रेज इन्फॉर्म हिम, जो कि UAPA में लिखा है, हमने अभी देखा इन्फॉर्म करने के लिए लिखा है केवल UAPA में, ऑफ द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट इन बोथ एक्ट्स टू मीन दैट कम्युनिकेशन शुड बी इन राइटिंग। तो दोनों ही एक्ट में, मतलब PMLA और UAPA, दोनों ही एक्ट में प्रोविजन है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहां भी लिखा है इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके लिए तो हम पहले ही कह चुके हैं, बट ये दोनों में ही एप्लीकेबल है कि राइटिंग में ग्राउंड देना ही पड़ेगा। यूनियन गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट की तरफ से आर्ग्यूमेंट था, ऑब्जेक्टेड टू एक्सटेंडेड द पंकज बंसल जजमेंट स्कोप इन UAPA केस। इन्होंने कहा कि सर ये जो PMLA में जजमेंट आपने दिया था, आप इसको UAPA में एक्सटेंड मत करो, आर्ग्यूइंग इट ओनली अप्लाइज टू PMLA अरेस्ट्स। हाउएवर जस्टिस मेहता डिसमिस्ड दिस ऑब्जेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया, स्टेटिंग दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्फॉर्मिंग द अरेस्टेड पर्सन इन राइटिंग अप्लाइज इक्वली टू UAPA केसेस। अब ये लॉ ऑफ द लैंड हो गया कि UAPA केस के अंदर भी आपको रिटन फॉर्म में बताना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है।
The court emphasized that informing the arrested person of the ground of arrest in writing, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, राइटिंग, इज असेंशियल फॉर जस्टिस एंड फेयर प्ले। ये मैंने आपको समझाया कि क्यों असेंशियल है, कि जब आप लॉयर को पूरी बात बता ही नहीं पाओगे तो आपका केस कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। लेइंग डाउन द लॉ दैट इज फंडामेंटल एंड स्टेट्यूटरी राइट फॉर एवरीवन अरेस्टेड अंडर यूएपीए और एनी अदर ऑफेंस। ऑर्डिनरी लॉ में तो ऑलरेडी है ही, बट यूएपीए में या किसी भी ऑफेंस में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट राइटिंग में बताना होगा। एंड फाइनली अगर कंक्लूड करें सुप्रीम कोर्ट को, जो बोला उन्होंने, कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट or detention in writing by the investigating agency or police was sacrosanct and cannot be breached in any situation, the apex court held। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि यूएपीए के अंदर राइटिंग में आपको बताना पड़ेगा ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। सो दिस वाज द जजमेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 22 एंड यूएपीए। इस कारण से मिस्टर पुरकायस्थ को रिलीज कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट इलीगल था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डायरेक्टेड द रिलीज ऑफ पुरकायस्थ। सो आर्टिकल 22 से रिलेटेड अगर मान लो कोई क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के अंदर, तो हो सकता है इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए, ठीक है, क्योंकि एक रिसेंट ईयर के अंदर एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखे थे, और काफ़ी अगर अच्छी तरह से आपको इंटरनल पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या कहा गया, तभी आप उस क्वेश्चन को ठीक कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, थैंक यू।